कभी सोचा है कि हम जो भी आर्ट फॉर्म सीखते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या डांस, क्या उसके कोई तय नियम होते हैं? मतलब क्या इसका कोई ग्रामर है या ये बस सदियों से जैसा चला आ रहा है वैसा ही है? एक बहुत ही बेसिक सवाल है ना। चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। मान लीजिए एक यंग आर्टिस्ट है, अनन्या, और उसकी यही क्यूरियोसिटी हमें हमारी कला की जड़ों तक और उसके फ्यूचर तक ले जाएगी। तो अनन्या की इस खोज का पहला पड़ाव है हमारी कला का प्राचीन आधार। आखिर ये नियम, ये रूल्स आए कहाँ से? इसका जवाब मिलता है एक बहुत पुराने ग्रंथ में, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इसे भरत मुनि ने लिखा था, और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स पर आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे पहला अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें म्यूजिक, ड्रामा और यहाँ तक कि आर्टिस्ट्स को कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सब लिखा है। तो देखो, अनन्या को अपना पहला जवाब मिल गया। हाँ, नियम तो हैं, और वो हजारों साल पुराने हैं। अच्छा, जब नियमों के बारे में पता चल गया, तो अनन्या का ध्यान आर्ट के सबसे जरूरी हिस्से पर गया, इमोशंस पर, यानी हमारी भावनाओं पर। उसने सोचा, जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम खुशी, दुख, गुस्सा, ये जो अलग अलग भावनाएं दिखाते हैं, इन्हें कहते क्या हैं? ये सवाल हमें आर्ट के कोर तक ले जाता है, जिसे रस कहा जाता है। और नाट्यशास्त्र के अनुसार इन कोर इमोशंस की संख्या कितनी बताई गई है? 9। जी हाँ, 9। ये है नवरस या 9 मूड्स। देखिए, श्रृंगार यानी लव, हास्य यानी ह्यूमर, करुणा यानी सैडनेस, रौद्र मतलब एंगर, वीर यानी हीरोइक मूड, भयानक मतलब फियर, बीभत्स यानी डिस्गस्ट, अद्भुत मतलब वंडर और शांत रस यानी पीस। एक कलाकार इन्हीं रसों का इस्तेमाल करके ऑडियंस के मन में ये भावनाएं जगाता है। अब अनन्या का ध्यान म्यूजिक की प्रैक्टिस पर गया। उसने नोटिस किया कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में संगीत सिखाने के तरीके में कुछ तो फर्क है, और यहीं से हमारे सामने आती हैं भारत की दो प्रमुख संगीत शैलियां। भारत में क्लासिकल म्यूजिक की दो मेन ब्रांचेस हैं। नॉर्थ इंडिया में जो पॉपुलर है उसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, और साउथ इंडिया में जो चलता है वो है कर्नाटक संगीत। तो ये एक क्लियर ज्योग्राफिकल डिवीजन हो गया। अब इन दोनों ही स्टाइल्स को, हिंदुस्तानी और कर्नाटक, आगे दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है शास्त्रीय यानी क्लासिकल म्यूजिक, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और ग्रामर फॉलो करता है, और दूसरा है उपशास्त्रीय यानी सेमी क्लासिकल, जिसमें आर्टिस्ट को थोड़ी ज्यादा आर्टिस्टिक फ्रीडम मिलती है, इम्प्रोवाइजेशन की, मतलब अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ने की छूट होती है। लेकिन क्या आर्ट हमेशा इन पुराने नियमों में ही बंधी रहती है? अनन्या ने पाया कि मॉडर्न दुनिया में आर्ट ने कई नए रूप ले लिए हैं, वो इवॉल्व हुई है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है पंडित उदय शंकर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस को यूरोपियन ओपेरा के साथ मिला दिया और एक बिल्कुल नई स्टाइल बना दी। आज हम इसी को फ्यूजन कहते हैं। फिर अनन्या ने सोचा, क्या ये कला सिर्फ कुछ खास लोगों या राज दरबारों तक ही सीमित थी? तो जवाब मिला, पुणे के सवाई गंधर्व जैसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में। इन फेस्टिवल्स ने क्लासिकल आर्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाया और इसे और भी पॉपुलर बनाया। अब अनन्या के सामने वो सवाल आता है जो शायद हर आर्ट स्टूडेंट के मन में होता है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ज़रूरी सवाल। क्या मैं अपनी कला से एक सक्सेसफुल करियर बना सकती हूँ? क्या इससे लिविंग हो सकती है? यहाँ थोड़ा रुककर सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ ले जाता है, और वो टर्म है अप्लाइड आर्ट। इसका सिंपल सा मतलब है जब आर्ट का इस्तेमाल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि किसी प्रैक्टिकल या यूटिलिटेरियन पर्पस, यानी किसी काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें करियर के कौन कौन से रास्ते हैं? कई हैं, जैसे फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, जिसे नेपथ्य भी कहते हैं। आर्ट हिस्ट्री और वैल्यूएशन, जहाँ पुरानी आर्ट पीसेस की कीमत तय की जाती है। आर्ट जर्नलिज्म, म्यूजियम्स में हेरिटेज मैनेजमेंट, और आज के डिजिटल ज़माने में तो कंप्यूटर ग्राफिक्स, फोटोग्राफी और इंटीरियर डिज़ाइन जैसे अनगिनत क्षेत्र हैं। चलिए, अब इस पूरी जानकारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर करते हैं। देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को अपने आंसर में परफेक्टली कैसे लिखना है ताकि पूरे मार्क्स मिले। देखिए, अगर आर्ट के फाउंडेशन पर सवाल आता है तो 3 की पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, की टेक्स्ट। आपको लिखना है, नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि इज द अर्लीस्ट ट्रीटिस ऑन म्यूजिक एंड ड्रामा। दूसरा, द 9 रसास। आपको 9 रसों के नाम मेंशन करने हैं। श्रृंगार, हास्य, बीभत्सा, रौद्र, करुणा, वीर,
भयानक, अद्भुत एंड शांत। और तीसरा, म्यूजिक ब्रांचेस, आपको हिंदुस्तानी और कार्नाटिक म्यूजिक और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल के बीच का डिफरेंस बताना है। आर्ट के मॉडर्न एवोल्यूशन पर आंसर लिखते समय 2 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। पहला, फ्यूजन। इसमें आपको पंडित उदय शंकर का एग्जाम्पल देना है और लिखना है पंडित उदय शंकर फ्यूज्ड इंडियन क्लासिकल डांस विथ वेस्टर्न ओपेरा। दूसरा, फेस्टिवल्स। इसमें आप सवाई एंधरवा फेस्टिवल का उदाहरण देंगे पब्लिक एक्सेसिबिलिटी दिखाने के लिए। और आखिर में अप्लाइड आर्ट्स पर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, यूज ऑफ आर्टिस्टिक स्किल्स फॉर प्रैक्टिकल एंड कमर्शियल पर्पसेस। और करियर पाथ्स में आप आर्ट डायरेक्शन, आर्ट मार्केट, हेरिटेज मैनेजमेंट और डिजिटल मीडिया जैसे एग्जाम्पल्स लिस्ट कर सकते हैं। तो अनन्या की इस जर्नी से हमने देखा कि भारतीय कला परंपरा और मॉडर्न सोच का एक बहुत ही सुंदर संगम है। हमने इसकी नींव को समझा, भावनाओं की भाषा यानी रसों को जाना और करियर के अवसरों को भी देखा। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? शायद इन नव रसों को और गहराई से समझना है। इसके बारे में हम अपने अगले सेशन में बात करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर ये सेशन यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें और महाराष्ट्र बोर्ड के और विषयों को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।